नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइंस जारी कर डॉक्टर्स को सलाह दी है कि साधारण बुखार खांसी में एंटीबायोटिक दवाएं न प्रिस्क्राइब करें। देश में बड़ी संख्या में रोगियों पर कई एंटीबायोटिक मेडिसिन का असर न होने की बात ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। तो एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर क्यों हो रही हैं? इन दवाओं के प्रति हमें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, ये समझने के लिए बात करते हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार से, जो आज हमारे साथ है। डॉक्टर अंशुमान, आईसीएमआर को ये गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी हैं? क्या अभी तक इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं थी जो अब ये गाइडलाइंस देनी पड़ी है? जी बिल्कुल। जो गाइडलाइन हुई है उसको एएमआर गाइडलाइन कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना हो इसके लिए जो गाइडलाइन बनाया जाए। ये एक एमबीबीएस छात्र के पढ़ाई का हिस्सा होता है जब वो चौथी साल पढ़ रहा होता है, जिसको फोर्थ ईयर कहते हैं, फार्माकोलॉजी के चैप्टर में, कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। उसके बाद जब डॉक्टर प्रैक्टिस में आता है कोई भी डिग्री करके, तो उसके पास एक पॉलिसी और एक गाइडलाइन होती है। अब लेकिन ये है कि फिर तो गाइडलाइन बनाई क्यों गई, क्या उस गाइडलाइन का पालन हो रहा है, कितना हो रहा है और कौन कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। और दूसरा कि आईसीएमआर अभी गाइडलाइन लेके क्यों आया, उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड लेवल पे एक एक्शन प्लान की बात हुई थी 2015 में। तो 2017 में इंडिया ने अपना डाटा प्रोड्यूस किया था कि हम ऐसा गाइडलाइन बना रहे हैं, एक्शन प्लान बना रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान एंटीबायोटिक इस्तेमाल के लिए, और 2021 तक 5 साल की अवधि दी जाए। 5 साल की अवधि में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लान को इम्प्लीमेंट करके ये सारा कुछ कर लेंगे। कितना काम हुआ है यही बताता है कि आईसीएमआर को गाइडलाइन निकालने की जरूरत होगी। कुछ काम तो कर रहे हैं और 2022 में उन्होंने गाइडलाइन निकाल दी चेताने के लिए। किनको चेताना है इनको? ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर जो सेक्टर है, उसमें जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है जो एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाती है और डॉक्टर उस पॉलिसी पे अडेयर करते हैं। डॉक्टर का अपना कॉन्सेंस होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक कितने समय के लिए, कितने डोज में, किस मरीज में इस्तेमाल करनी है और करंट गाइडलाइन क्या इसके लिए चल रहा है। लेकिन क्या ये डॉक्टर पूरे भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनको आमतौर पे कंपाउंडर या नॉन एमबीबीएस डॉक्टर बोलते हैं, ऐसे लोग धड़ल्ले से कोई भी एंटीबायोटिक लिख रहे हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, न उनकी ट्रेनिंग अपडेट की गई, न उनके पास कोई रिकमेंडेड गाइडलाइंस पहुंचती है। और ये बहुत बड़ा कारण है एक सुपरबग बनने का, रेजिस्टेंस होने का। ऊपर से पोल्ट्री फार्म, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। वो बहुत बड़ा काम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तैयार करने का। तो सबका मिला जुला असर ये है कि जब एंटीबायोटिक कंट्रोल पॉलिसी नहीं है पूरे देश में लागू, तो आप गाइडलाइन बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, दिखाने के लिए हो गया, आप कुछ तो कर रहे हैं, चाहे कागज पे ही सही। आपने सुपर बग का जिक्र किया। लैंसेट में अभी डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें उसने सुपर बग के बारे में चेताया, बल्कि कहा तो जा रहा है दिल्ली को इसकी कैपिटल बताया जा रहा है सुपर बग की। तो क्या है सुपर बग और किस तरह की समस्या आ रही है? ये बिल्कुल सही है कि लैंसेट में रिपोर्ट पब्लिश हुई। दिल्ली में समस्या बहुत समय से है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हेल्थ केयर का, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन है और देश के कई हिस्सों से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। एट द सेम टाइम अनकंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब जो डॉक्टर नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से एंटीबायोटिक का मिसयूज, ओवर यूज एंड अब्यूज, अंडर यूज, ये 4 चीजें हो रही हैं जिसमें जितने ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक चलनी चाहिए नहीं चली, ज्यादा चल गई, और मिसयूज हो गई, जिसमें नहीं चलनी चाहिए तो उसमें भी चला दी गई। अल्टीमेटली दिल्ली में जो बैक्टीरिया घूम रहा है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लेके घूम रहा है, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी एक कारण बना। जब मरीज आईसीयू में जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली में इन्फेक्शन का होना, निमोनिया का होना, ऐसी समस्याओं में देखा गया कि सुपर बग, जो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें किसी भी एंटीबायोटिक का असर ना हो, इसकी मात्रा ज्यादा पाएगी। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और एक तरह से चेतावनी दी गई कि आप हिंदुस्तान में एंटीबायोटिक पॉलिसी को रिवाइज करें, सुपर बग की मात्रा अगर बढ़ेगी
तो पूरे वर्ल्ड में ये समस्या आ जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक को बनाने में, रिसर्च करके नए मॉलिक्यूल को लाने में 10 से 15 साल का समय लगता है। और आप जिस तरह से एंटीबायोटिक का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हार्डली 2 से 3 साल में आप एंटीबायोटिक को नकारा कर देते हैं। इसको रोकिए, ये एक चेतावनी थी। क्या कोरोना महामारी के बाद एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयों के बेअसर होने के मामले ज्यादा बढ़े हैं? अगर बढ़े हैं तो इसकी क्या वजह होगी? देखिए, उस समय भी एक अवैज्ञानिक परिकल्पना चली थी कोरोना महामारी में, और जिसमें वो वैज्ञानिक अब मुझे दिखते नहीं है कहीं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। वायरस है कोरोना, और उसमें एंटीबायोटिक चलाने की बात हुई थी। आपको भी याद है, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल है, ऐसी दवाओं का दुरुपयोग हुआ। और बाद में कई मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें पब्लिश करके बताया गया कि इसका चलाना ना कि जरूरी नहीं था, यहाँ तक कि हानिकारक है, अब बंद करें इसको। तो उसमें तो हुआ ही हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में ऑलरेडी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल दवाइयां अनगिनत चल रही है। पेशेंट कॉमन फ्लू का आता है, उसको भी एंटीबायोटिक दे दी जाती है। पेशेंट को कोई तकलीफ है, आपने असेस नहीं किया, जांच नहीं कराई, एंटीबायोटिक दे दी। तो इस तरह से धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, धरती पे बहुत कम ही देश ऐसे हैं जहां पे इस तरह से बिना किसी पॉलिसी के एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हो। और डॉक्टर्स तो जैसे आप कह रहे हैं कि हल्के साधारण फीवर खांसी में देने लगे, जबकि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में ही दी जाती है। क्या लोग भी इस तरह की नासमझी खुद दिखाते हैं? वो खुद कई बार जिद करते हैं डॉक्टर से कि आप कोई एंटीबायोटिक लिख दीजिए, या वो खुद अपने आप कोई एंटीबायोटिक जो उनको लगता है कि पिछली बार दी थी वो लेने लगते हैं, जबकि हो सकता है कि इस बार का इन्फेक्शन कुछ अलग हो। और कई बार वो पूरी डोज भी नहीं लेते, बीच में ही छोड़ देते हैं अगर उनको 2 डोज के बाद ही लगता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी, जब मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। क्वालिफाइड डॉक्टर एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल बहुत रेयर करेगा, अपनी जानकारी के हिसाब से नहीं करना चाहता है। इसमें वो लोग हैं जो अनक्वालिफाइड, अनऑर्गेनाइज्ड सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, मतलब एमबीबीएस नहीं किया है उन्होंने और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी। दूसरा है स्वयंभू डॉक्टर, मतलब हर इंसान अपने को डॉक्टर समझता है, गूगल पे पढ़ता है कि इसमें क्या एंटीबायोटिक मैं लूं, जाता है काउंटर पे, ओवर द काउंटर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसको और डिस्पेंस कर दी जाती है दवा। तो 2 डोज खाता है, यूजुअली वायरल फ्लू 2 दिन में 48 घंटे में खत्म हो जाता है, वो एंटीबायोटिक वहीं बंद कर देता है। अब इमेजिन कीजिए कि उसको वायरल फ्लू था, लेकिन साथ में कुछ बैक्टीरिया भी लेके घूम रहा था। ऐसे बैक्टीरिया 2 दिन के एंटीबायोटिक के बाद रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और किसी और इंसान को अगर इन्फेक्ट करेगा, उसमें लक्षण देगा, तो उस पर नई दूसरी एंटीबायोटिक सेम ग्रुप की काम नहीं करती है। तो ये ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन एक कारण हुआ, स्वयंभू डॉक्टर दूसरे कारण हुए, और जो आरएमपी कंपाउंडर जैसे डॉक्टर हैं वो तीसरे कारण हुए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के डॉक्टर आमतौर पे इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, क्योंकि हर अस्पताल के पास अपनी एक एंटीबायोटिक पॉलिसी होती है। जी, एक बात और जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस में मैं पढ़ रहा था कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए 5 दिन और अस्पताल से हुए निमोनिया के इन्फेक्शन के लिए 8 दिन की एंटीबायोटिक्स दें। ये दोनों में क्या अंतर है, अगर आप समझा पाए? जी, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको एंटीबायोटिक का एक्सपोजर कम मिला हो, उनके लिए एंटीबायोटिक देने की अवधि कम होती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मतलब निमोनिया तब हुआ जब अस्पताल में इंसान भर्ती हुआ। तो ऐसे निमोनिया में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लंबे समय तक, मतलब 8 से 10 दिन तक इसलिए किया जाता है कि टोटली बैक्टीरिया इरेडिकेट हो जाए, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से एक्सपोज्ड होते हैं। हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक से पार्सली सुनवाई हो उन पे, और कुछ से ना सुनवाई हो, तो एंटीबायोटिक का चयन, एंटीबायोटिक की अवधि बढ़ा दी जाती है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस गाइडलाइन में ये कहा गया कि कल्चर करें, प्रोकैल्सिटोनिन क्यू टेस्ट देखें और एक्सरे करें। एक्सरे की सुविधा चली हर जगह उपलब्ध है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आईसीएमआर ये देखे क्या प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट आपके भारत में हर जगह उपलब्ध है। तो पहले इसकी उपलब्धता कराएं गाइडलाइन बनाने से पहले। क्या कल्चर हर जगह हो रहा है? निमोनिया का बलगम अगर निकाल के हम कल्चर टेस्ट भेजें कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, तो क्या किसी गांव में, हिंदुस्तान के गांव में कल्चर टेस्ट आ जाएगा? तो पहले इसकी उपलब्धता कराएं। कहने का मतलब है गाइडलाइन जब बनाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो दिशा भी दें और निर्देश भी दें। दिशा आपके पास है नहीं, निर्देश आप दे रहे हैं, तो ये फेलियर हो जाएगा। और एक ये जो कार्बापेनम एंटीबायोटिक है, ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में रोगियों पर कारगर नहीं हो पा रही है अब देश में। इसकी क्या वजह है? ये किस में दी जाती है?
ये बहुत खतरनाक बात हिंदुस्तान के साथ हुई है। कार्बापेनेम एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जिसमें दो खास मॉलिक्यूल हैं, इमीपेनेम और मेरोपेनेम। ये एंटीबायोटिक जब अब मार्केट में आई थी, रिसर्च के बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, इस एंटीबायोटिक का नाम हम लोग कॉमनली निक नेम से बुलाते थे आईसीयू एंटीबायोटिक। इंटेंसिव केयर यूनिट में जो मरीज होंगे उन पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। और कैंसर सर्जन होने के बाद भी मैं बताता हूं कि मेरे मरीज में ये एंटीबायोटिक पूरे साल में 8 से 10 मरीजों में इस्तेमाल होती थी। इसलिए कि हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क रहते थे इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने में। क्यों? रिजर्व एंटीबायोटिक थी और बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो उसी में इस्तेमाल करते थे और महंगी भी थी, तीनों बातें थी। इसका इतना बुरा हाल किया इमीपेनेम और मेरोपेनेम दोनों का, जिसको हम हायर ग्रुप में रखे हुए थे, रिजर्व एंटीबायोटिक बोलते थे, आईसीयू एंटीबायोटिक बोलते थे, पूरी तरह से फार्मास्यूटिकल नेक्सस ने, फार्मा नेक्सस ने फैला दिया मार्केट में और जाके गांव देहात में प्रैक्टिस करने वाले कंपाउंडरों से लिखवाना शुरू कर दिया। छोटे नर्सिंग होम में कह दिया कि आप सब में लिखो, हो सकता है उनका कोई बिजनेस इसमें इन्वॉल्व हो सकता है हॉस्पिटल का बिजनेस इन्वॉल्व हो सकता है छोटे डॉक्टरों का बिजनेस, मतलब जो नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनका बिजनेस इन्वॉल्व हो। और इस एंटीबायोटिक का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग किया गया और आज हालत ये है कि ये इमीपेनेम मेरोपेनेम इतनी अच्छी दवा होने के बावजूद भी मेजॉरिटी इन्फेक्शन में काम नहीं कर रही है। एक दुर्भाग्य है और चिंता का बहुत बड़ा विषय है। जी, और चिंता का एक बड़ा विषय ये भी है कि एंटीबायोटिक्स दवाएं बहुत बड़ी संख्या में कारगर नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से आईसीएमआर ने एक बार फिर डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोगों को भी ये सलाह दी है कि वो एंटीबायोटिक्स दवाएं हल्के साधारण बुखार या खांसी में इसी तरह किसी भी वजह से ना लें। डॉक्टर अंशुमन कुमार, इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।